आ रही है वेदांता से जुड़ी हुई कि प्रमोटर ट्विन स्टार लगभग 1.6 करोड़ शेयर्स वाया ब्लॉक डील वेदांता में बेच सकते हैं। और डिटेल्स लेकर इनफैक्ट यतिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन डील का साइज कितना होगा, क्या पूरी डिटेल है यतिन से समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो डिटेल्स मिल रही है उसके हिसाब से वेदांता में कल बड़ी ब्लॉक डील होगी, जिसमें जो प्रमोटर ट्विन स्टार है 1.6 करोड़ शेयर्स वाया ब्लॉक डील बेचेगा। और डील का जो साइज है वो लगभग 4,103 करोड़ का हो सकता है, यानी $500 मिलियन का ये पूरा साइज हो सकता है। तो एक बड़ी ब्लॉक डील कल वेदांता में हो सकती है। क्या सिर्फ इतने ही शेयर्स बिकेंगे या आगे भी और भी हिस्सेदारी बेची जा सकती है वाया ब्लॉक डील के जरिए, ये समझेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, जो डिटेल्स अभी आई उसके मुताबिक 5% का डिस्काउंट जो मार्केट क्लोजिंग रही है वेदांता की उस पर मिलेगा। और जो फ्लोर प्राइस है वो 258.5 रुपीज पर शेयर का ब्लॉक डील के लिए फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो कि 258.5 पर शेयर का है। ये सोर्सेस के थ्रू खबर मिल रही है सीएनबीसी आवाज को कि कल बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। और प्रिसाइज डिटेल के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या डिटेल्स वेदांता की एक्सपेक्टेड ब्लॉक डील को लेकर। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से हमको ये जानकारी मिल रही है कि वेदांता के प्रमोटर्स और उनकी जो इकाई है ट्विन स्टार होल्डिंग्स, उसके जरिए लगभग 5% स्टेक वो ब्लॉक डील के जरिए बेचेंगे। इसका मतलब ये है कि वेदांता के प्रमोटर्स लगभग 16 करोड़ शेयर्स, जिनकी आज की मार्केट वैल्यू लगभग $500 मिलियन या 4,130 करोड़ से ज़्यादा की है, वो बेचने वाले हैं। जैसे कि हमको जानकारी मिल रही है ब्रोकरिंग सोर्सेज से कि कुल मिला के जो स्टेक है ये 258.5 की फ्लोर प्राइस से आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस ब्लॉक डील में दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ सकती है लगभग 5% की। तो 5% का डिस्काउंट और 4,000 करोड़ से ज़्यादा का ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है वेदांता में। अगर आपको जानकारी है तो न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि वेदांता के जो प्रमोटर्स हैं इनके काफ़ी सारे डेट ऑब्लिगेशंस हैं, यानी उनके बुक्स पे कर्ज है जिसको सर्विस करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रेशर्स को ईज करने के लिए ये स्टेक सेल किया जा रहा है। तो ये देखा जाएगा कौन से प्राइस पे होता है, कैसी इंस्टीट्यूशनल डिमांड रहती है। लेकिन अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये जो ब्लॉक डील है वो आपको होती हुई दिखाई पड़ सकती है गुरुवार को। और 4,000 करोड़ का ये बड़ा सौदा आपको वेदांता में कल जो है होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 4,130 करोड़ यानी 4130 करोड़ का ये डील साइज हो सकता है। और जैसे शुरुआत में हमने मेंशन किया था 1.6 नहीं बल्कि 16 करोड़ शेयर्स हैं जिसकी ब्लॉक डील होगी वाया ब्लॉक। इनफैक्ट अगर हम ट्विन स्टार की बात करें यतिन, तो रिसेंटली न्यूज़ फ्लो भी था कि ट्विन स्टार में स्पेसिफिक बिजनेस सेगमेंट वेदांता पूरी तरीके से एक्वायर करेगी, जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद अब ये बड़ी ब्लॉक डील सामने आ रही है जो कि कल होगी। इन दोनों न्यूज़ डेवलपमेंट का तो कोई इंटरलिंकेज नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई इंटरलिंकेज नहीं है। एक्चुअली इनकी जो सेमीकंडक्टर बिजनेस में फॉक्सकॉन के साथ जेवी थी वो कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लग गया। लेकिन प्रमोटर्स जो इतने सालों से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जिनका स्टेक लगभग 68% के आसपास है, वो अब ये हिस्सा बेचने वाले हैं। तो 68% में से वो 5% हिस्सा बेचेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनकी जो वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, जो प्रमोटर एंटिटीज़ हैं, इनके काफ़ी सारे डेट ऑब्लिगेशंस है, कर्ज इन्होंने लेके रखा हुआ है काफ़ी सारा। तो उसको सर्विस करने के लिए उसके ऑब्लिगेशंस के तहत शायद ये स्टेक बेचता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा वेदांता का जो प्रमोटर एंटिटी है ट्विन स्टार होल्डिंग्स। सो देखा जाएगा कैसी ये डील शेपअप होती है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत प्रेशर्स की वजह से ये हिस्सा बेचा जा रहा है, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। शुक्रिया यतिन आपके डिटेल्स बताने के लिए। तो बड़ी ब्लॉक डील कल वेदांता में हो सकती है। फ्लोर प्राइस 258 के आसपास रहेगा और 16 करोड़ शेयरों की ये ब्लॉक डील होगी। ये डिटेल्स आपको मिली है, जिसमें प्रमोटर ट्विन स्टार 16 करोड़ शेयर वेदांता में बेचेगा। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल इस्मा ने 2023-24 के लिए चीनी का उत्पादन घटा दिया और इस्मा के मुताबिक 362 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा। लेकिन एथेनॉल के लिए चीनी जाने के बाद इस्तेमाल के लिए सिर्फ 317 लाख टन चीनी ही बचेगी। क्या इतनी चीनी देश की मांग को पूरा करने के लिए काफी है, खासकर तब जब इस महीने से शादियों और त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस्मा को ऐसा क्यों लगता है कि देश में चीनी का उत्पादन कम होगा? इन सब
मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य जूनवाला हमारे साथ मौजूद है। साथ ही हमारे साथ स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडी और एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक भी मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले आदित्य जी ये समझना चाहेंगे कि इस साल के मुकाबले जो अगले साल का उत्पादन एक्सपेक्टेशंस आपने शेयर की हैं वो 2% कम है। क्या कारण है इसके पीछे? अल नीनो होने की कितनी संभावना दिख रही है जिसका उत्पादन पर असर दिख सकता है? किन बेसिस पर ये एस्टिमेट्स आपने जारी किए हैं? इसमें अपने सोर्सेस के हिसाब से सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू ये निर्णय लेता है कि कितना हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर केन है। जहां तक आप एरिया का सवाल देखेंगे, एरिया हमारा उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले इस बार बढ़ा है, लेकिन जून में क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश कम हुई है जिसकी वजह से थोड़ी स्ट्रेस में लगती है क्रॉप, उसकी वजह से हमारा अनुमान है कि हो सकता है कि किसी प्रकार से प्रोडक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले 2% कम हो। लेकिन ये देखना होगा कि जुलाई और अगस्त में किस तरह की बारिश होती है और उसका कितना इम्पैक्ट क्रॉप पे होता है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि डिमांड तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ एथेनॉल के लिए भी जो चीनी डाइवर्ट होगी वो भी 45 लाख टन की आप बात कर रहे हैं कि वो उतनी डाइवर्ट होगी। तो क्या ये जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए पर्याप्त होगा ये टारगेट? 20% का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे कदम उठाने होंगे। जहां तक की रिक्वायरमेंट है शुगर इंडस्ट्री से, जो सरकार का अनुमान है कि हमें 750 करोड़ लीटर की सप्लाई शुगर इंडस्ट्री से करनी होगी। जो इस साल की हमारी सप्लाई है वो करीब करीब 400 करोड़ लीटर की है फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री, जिसको कि हमें बढ़ा के 750 करोड़ पे ले जाना है। उसके लिए हमने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं और हमें उम्मीद है सरकार हमारी से उस मांगों को पूरी करेगी, जिसके वजह से इंडस्ट्री आगे बढ़ के 750 करोड़ का उत्पादन कर पाएगी। जहां तक शुगर अवेलेबिलिटी की सवाल है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 275 लाख टन है। उसके अगेंस्ट में अगर हमारा प्रोडक्शन 317 लाख टन भी होता है तो हमें नहीं लगता किसी प्रकार से कोई चीनी की कमी होगी देश में। चीनी का हमारे पास जितनी चीनी है वो हमारे देश के उत्पादन के लिए और खपत के लिए पर्याप्त है। ओके, तो फिर ऐसे में अगर हम हाल फिलहाल के ट्रेंड्स की बात करें, क्योंकि आप हमारे साथ हैं ही, तो फिलहाल की स्थिति को भी समझ लेते हैं आप, क्योंकि यहाँ से वेडिंग डिमांड, फेस्टिव डिमांड क्योंकि इंक्रीज होगी, एक्सपेक्टेशंस है, यानी आपके मुताबिक फिलहाल भी अवेलेबिलिटी को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है। प्राइसेस हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी सर्ज होते हुए देखे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े हैं। एक्सपेक्ट करें कि अब प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रहेंगे या थोड़े हल्के होंगे? नहीं, प्राइस स्टेबल ही रहेंगे। जहां तक अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में जरूर प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन आप देखें इंडिया में जो प्राइसेस हैं हमारे देश में वो लास्ट ईयर के मुकाबले ही हैं। तो इस प्रकार से कोई खास बढ़ोतरी प्राइस में नहीं हुई है और प्राइस इसी रेंज में रहेंगे। इसके ऊपर सरकार ने एफआरपी में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसका कि कहीं ना कहीं उसका असर चीनी के भाव पे आएगा। ओके, अच्छा एक चीज और आदित्य जी, अब इंटरनेशनल मार्केट्स में क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ब्रेंट $85-86 के आसपास आ चुका है, कोई मंदी के संकेत दे नहीं रहा है। क्या आपको लगता है जैसे क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बना रहता है तो सरकार क्या एथेनॉल को और बढ़ावा दे सकती है क्या? जो सरकार ने अभी लक्ष्य रखा है 2025 और 26 के लिए, वो इटसेल्फ इज ए बिग टारगेट जो सरकार का, क्योंकि ये अगर आप देखें ये अनुमान सरकार ने पहले 2030 के लिए ये लक्ष्य रखा था, जिसको घटाकर 2025-26 के लिए कर लिया है। तो आज जो हमारी सप्लाई है वो 550 करोड़ लीटर है, इसको अगर हमें 1200 करोड़ ले जाना है 2 साल के, तो इटसेल्फ इज ए बिग टारगेट दैट वी नीड टू अचीव। ओके, तो देखना होगा कि किस तरीके के यहाँ पर आगे सिचुएशन रहती है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन कंफर्टेबल है, लेकिन उत्पादन अनुमान जरूर इस मारे यहाँ पर कम किया है। अच्छा एक चीज और, एक्सपोर्ट्स को लेकर काफी असमंजस रहा है। क्या आपको लगता है कि अगले साल एक्सपोर्ट्स को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी या गवर्नमेंट की ओर से हरी झंडी आ सकती है शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर? देखिए, हमको इंडस्ट्री को, किसानों को और सारे स्टेक होल्डर को बैलेंस करके चलना होगा। तो जिस प्रकार हमारा उत्पादन रहेगा, सितंबर में इसमें अपना फिर से सेकंड एस्टीमेट देगी, उसके अनुसार हमको ये देखना होगा कि हमारे पास कितने सरप्लस चीनी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, सबसे पहले हमको अपने जो कंज्यूमर हैं देश में उनका ध्यान रखना है, उसके बाद एथेनॉल प्रोग्राम, और उसके बाद जो हमारे पास चीनी सरप्लस होती है उसके लिए हम सरकार से जरूर निर्यात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारा किसानों का पेमेंट टाइम से हो सके और हमारा फंड फ्लो इंडस्ट्री का बेटर रहे।
अच्छा, एक चीज और आदित्य जी, इस्मा ने ये भी अपील की है गवर्नमेंट से, जैसे आपने अभी भी कहा कि अगर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करना है तो कई कदम सरकार को उठाने होंगे। आपने एक कदम सजेस्ट किया भी है जिसमें एथेनॉल का जो प्राइस है उसको बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए, इसके अलावा और क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कंप्लीट हो सके? हमने उसमें 3 मांगे सरकार से रखी है। एक तो हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्राइस है जूस से, उसको बढ़ा के 69.85 पर लीटर करना चाहिए। दूसरा हमने कहा है कि एक सरकार ने एक नियम बना रखा है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हमको देना पड़ता है, जो कि हमारा जो रियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे कम है। उसके लिए हमने सरकार से कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। तीसरा हमने कहा है कुछ हमारी टेंडर टर्म्स में इश्यूज हैं जिसको भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हमारा इक्विटेबल हो सबके लिए, जो आज नया प्लांट कोई लगाता है या किसी के पुराने प्लांट है, तो सबके साथ एक व्यवहार होना चाहिए ताकि आगे भी नए प्लांट लग सकें। ओके, चलिए, तो ये 3 सजेशंस या 3 सुझाव इस्मा ने दिए हैं और अपील भी की है कि 20% एथेनॉल ट्रेंडिंग के टारगेट को पूरा करना है तो प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए। लेकिन अगर शुगर की बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें या डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात करें तो सिचुएशन चिंताजनक नहीं है अभी भी और आगे के लिए भी। शुक्रिया आदित्य जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए इस डेवलपमेंट पर, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे साथ प्रीतम पटनायक और अजय केडिया बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो उनके टॉप ट्रेड समझ लेते हैं और फिर स्पेसिफिक कमोडिटीज़ पर उनकी राय भी लेंगे। तो प्रीतम बताइए पहले तो आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या हैं? मेरे हिसाब से गोल्ड एक थोड़ा अट्रैक्टिव जोन में आना शुरू हो गया है, ऑल्दो प्राइस आज रैली कर चुका है। मुझे लगता है गोल्ड यदि 59,500 लेवल पे वापस आता है तो वहां पे एक बार वापस बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 59,350 का और टारगेट प्राइस रहेगा 59,700 का। ये जो हम लोगों ने पॉजिटिव ट्रेंड देखा है गोल्ड का, इसका मेजर रीजन है कि जो फिश ने आके यूएस डेट मार्केट्स को, यूएस गवर्नमेंट को रेटिंग को कम किया है फ्रॉम AAA टू AA+। इसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा जो हम लोगों ने देखा भी है डॉलर में और बॉन्ड यील्ड्स में, एंड वो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस पे आएगा। बट अभी अराउंड 540 530 के आसपास अपना नॉन फार्म एडीपी पेरोल डेटा है, तो एक अपॉर्चुनिटी शायद से आएगा कि नीचे आएगा मार्केट, तो उधर से खरीद के चल सकते हैं हम लोग। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर द गोल्ड इन द मीडियम टर्म। ओके, अजय आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? सॉरी अजय, आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं? ओके, गुड इवनिंग दीपा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो मुझे भी लगता है कि बुलियंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनसे हमने आज के जो एडीपी नॉन फार्म डेटा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। नो डाउट डॉलर में तेजी आई है, बट जिनसे हमने डाउनग्रेडेशन रेटिंग्स में देखा है उसका असर पॉजिटिवली थोड़ा बहुत पड़ा है डॉलर को, बट आज का एडीपी नॉन फार्म है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसी को देखते हुए मुझे लगता है 59,600 पे हमें गोल्ड लेना चाहिए। 59,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,950 तक का लेवल मिल सकता है। नई तेजी के लिए 60,200 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है 59,600 से लेके 59,950 का दायरा रहेगा, तो गोल्ड में ही बाय करके ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं आपके लिए जहां पर गोल्ड में एक ट्रेड दोनों ही एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं। फिलहाल 59,300 के आसपास ट्रेड करते हुए, लेकिन यहां से खरीदारी की ही पोजीशंस आपको सजेस्ट की गई हैं। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। प्रीतम पटनायक और अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ और कमोडिटीज पर। पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइसेस हैं वो $85 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन कर रहे हैं। $86 के करीब कारोबार करते हुए घरेलू बाजार में भी स्ट्रेंथ है। क्या है अगले टारगेट्स प्रीतम आपके, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक नए ट्रेडर की क्रूड पर? मेरे हिसाब से आप देखिए तो क्रूड ऑयल में जो इन्वेंट्री डेटा आने वाला है उसमें ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट अबाउट 15+ मिलियन बैरल्स का है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हायर है अनुमान से, और उसी चलते हमने देखा है तेजी आई है क्रूड ऑयल में। साथ ही साथ में आई थिंक कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और रशिया कहीं पे मूड नहीं है उनका प्रोडक्शन कम करते हुए। उनको चाहिए कि वो कंटिन्यूसली प्रेशर बनाते रहेंगे ऑन द सप्लाई साइड, एंड इसलिए तेल की डिमांड तो जारी है जो दिख रहा है ड्रॉडाउन से। तो इसलिए मुझे लगता है तेजी मेंटेन रहेगी क्रूड में। फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देखे जाएंगे तो क्रूड यदि 6700 के आसपास आता है, एक बार बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 6650 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 6760 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 6780 का। ओके,
तो ये राय रही कच्चे तेल पर, जहां पर तेजी बरकरार रह सकती है। टारगेट्स भी आपको दिए गए हैं। बात अब कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर अब थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। कॉपर आधा % नीचे है, एल्यूमिनियम और जिंक में भी वीकनेस है। बेस मेटल्स पर अजय आपकी राय क्या है? एज अ पैक जो हमने रिकवरी या तेजी रिसेंट टाइम्स में देखी थी, वो फिलहाल तो थोड़ी सी रुकती हुई दिख रही है। क्या यहाँ से भाव और नीचे जा सकते हैं? क्या व्यू है एज अ पैक पूरे बेस मेटल्स पर? बिल्कुल दीपाली जी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि बेस मेटल के अंदर कॉपर जिंक ऐसी दो कमोडिटी जिसमें हम जबरदस्त तेजी देख पाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा कि प्राइजेस ने जुलाई मंथ जैसे खत्म होता हुआ दिखाई दिया, कॉपर ने 757 का लेवल दिखा दिया। नो डाउट कल के सेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर चाइना से या बाकी ग्लोबल मार्केट से आए हैं, उसकी वजह से करेक्शन बिल्कुल बन रहा था, बिकॉज 717 वाली कमोडिटी 757 दिखा चुका है, 57 तक चले गया था। तो इतनी बड़ी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लग रहा था, वो आ चुका है। मुझे लगता है करंट लेवल से 742 पे लेके चलना चाहिए। 737 के स्टॉप लॉस से प्राइसेस फिर से 750 तक का लेवल दिखा सकता है कॉपर के केस में। वहीं अगर जिंक की भी बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने काफी बड़ा एक रैली अब बनते हुए देखा। लगभग 210 का भाव 24 जुलाई को था और हाई में हमने 228 का लेवल देख चुके हैं। तो एक करेक्शन बन रहा था, वो आ चुका है। 225 पे लेके चलिए, 222 का स्टॉप लॉस रखिए। वापस प्राइस 230 तक के लेवल दिखा सकता है, बट व्यू आप 1 से 2 दिन का लेके चलिए, बिकॉज एक तरफ चाइना से स्टिमुलस की अपडेट अभी भी पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जो करेक्शन आना था मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद, वो आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाउंस अगले 2 सेशन में कॉपर और जिंक में बनते हैं, तो लेके काम कीजिए। ओके प्रीतम, आपका व्यू क्या है बेस मेटल्स पर, और आप कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या बेस मेटल से? इस मिनट में मेरा भी मानना है कि कॉपर एक अच्छा बाई है 739 लेवल्स। टारगेट प्राइस विल बी 743 और स्टॉप लॉस लगाएंगे 736। अजय जी ने ऑलरेडी उसको विस्तार से बोल ही दिया है। साथ ही साथ मुझे एक ही चीज है कि कहीं ना कहीं फिजिकल माइनिंग सप्लाई में कंस्ट्रेंट है, एंड वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आएगा इन द मेटल प्राइसेस। इसलिए मुझे लगता है कि पहला उसका इम्पैक्ट कॉपर पे ही आएगा। और यदि कहीं चाइना गवर्नमेंट ने कहीं पे भी थोड़ा सा क्यूई काइंड ऑफ फंडिंग या कुछ सपोर्ट देने की कोशिश की इकोनॉमी में, तो पहला बेनिफिट कॉपर में ही दिखेगा। इसलिए मेरा कॉल कॉपर में है। ओके तो कॉपर पर व्यू पॉजिटिव, 742 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। अच्छा, कॉपर के साथ एक राय सिल्वर पे भी ले लेते हैं, जहां पर फिलहाल 74,500 के आसपास कारोबार हो रहा है, आधा % ऊपर। क्या सजेशन रहेगा आपका प्रीतम सिल्वर पर? सिल्वर मुझे लगता है कि एक बार यदि डिप देता है अराउंड 7400 के आसपास, 74,000 सॉरी नॉट 7400, 74,000 के आसपास, वहां पे एक बार बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 73,500 का और टारगेट प्राइस रहेगा पहला 74,600 का और फिर रहेगा 74,800 का टारगेट। ओके चलिए, एग्री कमोडिटीज की ओर रुक कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा एक्शन कहीं है तो वो है स्पाइसेस में। और टर्मरिक जीरा 2.5% ऊपर, टर्मरिक जीरा 3.5% ऊपर। इनफैक्ट ये वो लेवल्स हैं अजय जहां पर फ्रेश बाइंग का किसी को सजेशन देते हुए भी डर लगता है, लेकिन किसी भी डिप पर, छोटे मोटे डिप पर हम काफी स्ट्रांग बाइंग इमर्ज होते हुए देखते हैं। तो वीकनेस तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही है। क्या सजेशन एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स पर टर्मरिक और जीरे पर, और साथ ही नए ट्रेडर्स क्या करें जो लेना चाहते हैं, जिन्होंने ये तेजी अब तक मिस की है? हाँ बिल्कुल, अगर हम तीनों ही कमोडिटी की बात करें तो खास करके पहले जीरे में हमने एक अच्छी खासी रैली अप आते हुए देखी और फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। बट बिल्कुल आपने सही कहा, करंट लेवल से अगर हम बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि वॉलिटिलिटी जो है वो 2 से 2,500 पॉइंट का है, तो कहीं पे भी अगर कुछ गिरावट आती है तो बड़ा गिरावट आता है। बट मुझे लगता है कि जिस ढंग से प्राइस 57,000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर रहा है, और आज हमने 63 का भी लेवल जीरे में टेस्ट करते हुए देख चुके हैं, तो थोड़ा पुल बैक अगर 61,500 तक का लेवल मिलता है तो जीरे में बाय करके चलिए। 60,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 63,500 का इमीडिएट टारगेट। मुझे लगता है अगस्त मंथ तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। पोस्ट अगस्त सोइंग की जो अपडेट्स है वो आना चालू हो जाएगी, जो प्राइजेस में एक प्रेशर ला सकती है। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी नॉन स्टॉप रैली हमने आते हुए देखी, कंटिन्यू हायर हाई का पैटर्न बनते हुए देखा। बिल्कुल हमने 2 दिन पहले देखा था 75,725 का एक हाई लगते हुए देखा, फिर एक अच्छा करेक्शन भी आते हुए देखा। तो 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त, बट फंडामेंटल फ्रेंकली बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं अभी भी, जो 16,400 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज 2 दिन के व्यू के लिए 15,200 के करीब लेके चलिए। 14,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 16,400 के टारगेट रहेंगे। और अंत में अगर हम धनिया की अगर बात करें तो एज कंपेयर टू जीरा और हल्दी,
धनिये में हमारे पास कैरी ऑन स्टॉक अच्छा होने की वजह से जब 8,000 का भाव हमने 28 तारीख को लगते हुए देखा, वहां से हमने थोड़ा सा ऑफलोडिंग होते हुए जरूर देखा है, बट मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू ही रहेगी, तो 7500 के करीब लेके चलिए। 7350 का स्टॉप लॉस रखिए, वापस प्राइजेस 7850 तक का लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल मसालों में तेजी अभी भी बरकरार रहेगी। ओके चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इस पूरे ही पैक पर, स्पाइसेस पर, जहां पर धनिये में तो थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन जीरा हो या टर्मरिक हो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 15,500 के आसपास आ चुका है टर्मरिक, और जीरा तो वापस अब 61,700 पर कारोबार कर रहा है। और इनफैक्ट सुबह ही हम बातचीत कर रहे थे मीट ट्रेडर्स के किशोर शाह से, उनका भी यही कहना है कि प्राइसेस यहाँ से रुकेंगे नहीं, बल्कि और तेजी यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होगी। चलिए, शुक्रिया प्रीतम और अजय, आप दोनों के हैं आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।